प्रिय विद्यार्थियों, समाज कार्य के अंतर्गत जब समाज कार्यकर्ता को सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर विभिन्न विषयों के संबंध में जानकारी दी जाती है, तो उस विषय के अध्ययन के दौरान उसे दो प्रकार के पक्षों से जोड़ा जाता है। उसमें एक सैद्धांतिक पक्ष और दूसरा व्यवहारिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष का तात्पर्य यह है कि उस विषय के बारे में उसका ज्ञान हो, उसको जानकारी हो, उसे हम उसका सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य कहते हैं। लेकिन साथ में उसका दूसरा पहलू भी है जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और वह है व्यवहारिक पक्ष, जिसको हम एप्लाइड एस्पेक्ट कहते हैं। व्यवहारिक पक्ष का तात्पर्य यह है कि वह अपने ज्ञान का समाज के लोगों में व्यवहार में उपयोग लेना। अर्थात अगर समाज में कोई समस्या है तो सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि उस समाज कार्यकर्ता को उन समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, उनके कारणों को खोजना है या ढूंढना है। तो यह उसका वह पक्ष है जो सैद्धांतिक है, और दूसरा उसी सैद्धांतिक पक्ष के आधार पर समाज में व्याप्त समस्याओं के निराकरण में उसकी अपनी भूमिका हो सकती है, जो उसका व्यवहारिक पक्ष है। तो आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो मानसिक स्वास्थ्य एक मुद्दा है, और उस मुद्दे के कारण समाज के लोगों को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन चुनौतियों के कारण जिस प्रकार से मानसिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं, ऐसी स्थिति में समाज कार्यकर्ता का पहला यह रोल है या भूमिका है कि वह उन लोगों के संपर्क में रहकर मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में वह अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। तो आज हम जिन पक्षों की बात करेंगे उनमें मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ समझने के साथ साथ कौन कौन सी मानसिक बीमारियां हैं जो वर्तमान समय में समाज के लोगों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं, और उन बीमारियों के क्या क्या लक्षण हैं, उन लक्षणों के कारण हम उनके उपचार को सुगमता से परिभूत कर सकते हैं, उनको अंजाम दे सकते हैं और रोग से छुटकारा दिला सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य में जब मुद्दे और चुनौतियों की बात करते हैं तो कई तरह के रोग जो समाज में व्याप्त हैं या मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं, उन रोगों के क्या लक्षण हैं, वो रोग क्या है, इसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। और साथ में सामाजिक कार्यकर्ता उन रोगों के निराकरण के लिए किस प्रकार से एक पेशेवर की तरह से कार्य करते हुए रोग का निदान करने में भूमिका निभाएगा, इसकी चर्चा भी आज हम करेंगे। लेकिन पहले हम ये जानें कि मानसिक स्वास्थ्य कहते किसे हैं। हालांकि हमने दो प्रमुख भागों में इसका संपूर्ण विश्लेषण किया, लेकिन संक्षिप्त में हम अगर बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो उसकी मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक भलाई को दर्शाता है। यह हमारी सोच, महसूस करने और दैनिक जीवन के निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य का, क्योंकि समस्त घटनाएं जो हम दैनिक जीवन शैली में करते हैं वह हमारे मस्तिष्क की ही उपज है। अगर हम मस्तिष्क से स्वस्थ हैं तो हम सारी क्रियाओं को सुचारू रूप से कर सकते हैं, और अगर हम मस्तिष्क से असंतुलित हैं तो हम उन समस्त क्रियाओं को नेगेटिव एस्पेक्ट में मूर्त रूप देंगे या नकारात्मक पक्ष में करेंगे, जो समाज में और अन्य समस्याओं के उत्पन्न होने का कारण बन सकता है। जीवन की विभिन्न चुनौतियों और तनावपूर्ण परिस्थितियों से निपटने के लिए एक स्वस्थ मानसिक स्थिति आवश्यक है। जिस प्रकार से शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यक है, उसी प्रकार से व्यक्ति के लिए मानसिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के मन, मस्तिष्क और भावनाओं की ऐसी स्थिति है जो उसके सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने की क्षमता को प्रभावित करती है। यह सिर्फ किसी बीमारी या विकार की उपस्थिति ही नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी है।
आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस है और सामाजिक और भावनात्मक संतुलन का प्रतिनिधित्व भी करती है। मानसिक स्वास्थ्य न केवल व्यक्तिगत विकास और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह परिवार, कार्यस्थल और समाज में व्यक्ति की भूमिका को योगदान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या निर्धारित करता है। आज की तेज तर्रार जीवन शैली, तनाव, असफलताएं, सामाजिक दबाव और उच्च अपेक्षाओं के कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। मानसिक स्वास्थ्य को समझना और इसे प्राथमिकता देना इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है। यह व्यक्ति के सोचने की प्रक्रिया, निर्णय लेने की क्षमता, जीवन की चुनौतियों का सामना करने और सकारात्मक रिश्ते बनाए रखने में सहायक होता है। मानसिक स्वास्थ्य हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य का मूल है। यदि हमारा मानसिक स्वास्थ्य सशक्त होगा तो हम शारीरिक रूप से भी मजबूती महसूस करेंगे। जीवन में आने वाली कठिनाइयों, भावनात्मक परेशानियों और चुनौतियों से निपटने में मानसिक संतुलन का विशेष योगदान होता है और वह हमारे समस्त क्रियाओं का निर्धारण भी करता है। संक्षेप में कहें तो मानसिक स्वास्थ्य केवल मानसिक रोगों से बचाव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक जीवन को उन्नत बनाने का आधार है। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने का अर्थ है आत्मनिरीक्षण करना, अर्थात मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा महसूस कर रहा हूँ, किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन कर रहा हूँ, अपनी क्षमताओं को पहचानना, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना कि यह तो मैं कर लूँगा, यह मेरे लिए बहुत आसान है। इस तरह की सोच अगर है तो ये मानसिक स्वस्थता का प्रमाण है। मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक इसे अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। एक विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो कहता है कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकता है अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। जीवन की सामान्य तनावों से वह निपटने में सक्षम है, उत्पादक के रूप में वह काम अच्छी तरह से कर सकता है और अपने समुदाय में जिसका वह सदस्य है उसमें अपने कार्य से, अपने निर्णय से सकारात्मक योगदान कर सकता है। लेकिन अगर हम सामान्य दृष्टिकोण से बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य का तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जहां व्यक्ति के मन और मस्तिष्क का तालमेल संतुलित और सशक्त होता है। अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य उस अवस्था को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट हों, आत्मनियंत्रण की क्षमता हो और समाज में अपने रिश्तों को बेहतर ढंग से निभा सके। वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है, उसे मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का अवसाद नहीं है, किसी प्रकार का रोग नहीं है, किसी प्रकार की व्याधि नहीं है। तो जब हम मानसिक रोगों की बात करते हैं तो मानसिक रोग अनेक प्रकार के हैं। आज हम कई बार समाज में बात करते हैं तो व्यक्ति तनाव के कारण असामान्य व्यवहार करने लगता है और ऐसी स्थिति हम कहते हैं ये मानसिक रूप से संतुलित नहीं है। मानसिक रोगों की बात करें तो मानसिक बीमारियों के उनके रूप के आधार पर अलग अलग तरह से पहचाना जा सकता है, जिनमें कुछ रोगों की चर्चा करें तो सबसे पहला रोग है चिंता विकार, एंग्जाइटी डिसऑर्डर। चिंता विकार के अंतर्गत व्यक्ति कुछ वस्तुओं या स्थितियों का भय और डर के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। उनमें प्राय चिंता या घबराहट जैसे शारीरिक लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे हम इस रोग के अगर लक्षणों की बात करें तो लगातार घबराहट रहती है और चिंता रहती है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके मस्तिष्क में इस प्रकार की डिसऑर्डर या असंतुलन की स्थिति या विकार की स्थिति उत्पन्न, बार बार दिल की धड़कन तेज हो जाना और उसका परिणाम शरीर में पसीना आ जाना, हाथ पैर कांपने लगना, पेट में ऐंठन या जी मचलाना, मांसपेशियों में तनाव और थकावट कि ये मैं काम नहीं करूँगा, मैं बहुत थक गया हूँ, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई,
एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस तरह का ध्यान केंद्रित होना आवश्यक है, लेकिन इस बीमारी के कारण वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और बात बात में चिड़चिड़ापन और इसका परिणाम कि रात में सोते समय नींद का न आना, ये प्रमुख लक्षण हैं जो चिंता विकार के रूप में परिलक्षित होते हैं। और आज के समय में हमें बहुत सारे लोगों में इस प्रकार का रोग देखने को मिलता है। इसी तरह का एक और रोग है जिसे मानसिक विकार या मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। इस प्रकार के मानसिक विकार में विकृत जागरूकता और सोच शामिल है। प्रायः व्यक्तियों में सबसे आम लक्षणों में से दो है मति भ्रम, छवियों और ध्वनियों का अनुभव जो वास्तविक नहीं है, लेकिन एक दिमाग में है कि मैं इस भ्रम में हूँ, या मेरे ये हो जाएगा, पुलिस मुझे पकड़ लेगी, या मुझे जेल हो जाएगी, या बाहर निकलूँगा तो मैं गिर जाऊँगा, मेरे हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाएंगे, मेरा कोई व्यक्ति है वो एक्सीडेंट में मर जाएगा। इस तरह की सोच जो भ्रम है, जैसे आवाज़ सुनना, यह भी भ्रम है। इसके विपरीत जो झूठी निश्चित धारणा है जो सत्य नहीं है कि बाहर जाऊँगा, मैं अगर टेम्पो में जाऊँगा, टैक्सी में जाऊँगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरे चोट लग जाएगी, इस तरह का भ्रम, जिन्हें बीमारियां व्यक्ति साक्ष्य के रूप में सच मान लेता है, जिसे सिजोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है जो मानसिक विकार का ही एक रूप है। तो इस तरह के मानसिक विकार के अगर लक्षणों की बात करें तो सोचने, समझने और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी आती है। अत्यधिक उदासी, चिंता या निराशा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं अगर करूँगा तो ये हो जाएगा, ये मेरा नुकसान हो जाएगा। और कई बार तो इसका विकराल रूप इस रूप में होता है कि वो आत्महत्या करने का भी विचार मन में ले आता है कि ये सब मैं नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मुझे जीने का भी अधिकार नहीं, मैं आत्महत्या कर लूँ। कई बार लोगों से सामाजिक दूरी बना लेता है कि मैं लोगों के साथ नहीं बैठूँगा, लोग हंसेंगे मेरे पर। वह अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। अत्यधिक गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन है या भय है, भ्रम या मति भ्रम है, असली न दिखने वाली चीज़ें दिखना या सुनना, नींद और भूख में बदलाव, ये सारी के सारे लक्षण हैं जो मानसिक विकार के रूप में हमें दृष्टिगत होते हैं। फिर व्यक्तिगत या व्यक्तित्व का विकार, हम कहते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। कई बार हम देखते हैं व्यक्ति को, हम कहते हैं आकर 2 मिनट किसी एक विषय पर बात करने के लिए उसे कहें और वो स्टेज पर आता है तो उसके हाथ पैर कांपते हैं, जबान लड़खड़ाती है, या हम कहें कान लाल हो जाना है, गर्म हो जाना है, इस तरह, और बात क्या कहनी और क्या कह रहा है, ये सारा का सारा जो रूप हमें दिखाई देता है, ये वे लक्षण हैं जिससे हम कह सकते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी में कुछ विकार आ गया है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें व्यक्ति खुद को देखने और दूसरों के प्रति इस तरह की प्रतिक्रिया करने का आजीवन प्रतिमान होता है जो समस्याएं पैदा करता है। व्यक्तित्व विकार वाले लोगों को अक्सर भावनाओं को समझने और संकट को सहन करने में कठिनाई होती है। वे आवेगपूर्ण कार्य करते हैं, इससे उनके लिए दूसरों से जुड़ना मुश्किल हो जाता है, जिससे गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं और उनके पारिवारिक जीवन, सामाजिक गतिविधियों, काम और स्कूल के प्रदर्शन और जीवन की समग्र गुणवत्ता पर असर पड़ता है। इस प्रकार की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अगर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में है तो वह सामान्य तरह से व्यवहार नहीं कर पाता है। वह लोगों से सही तरीके से बात भी करने में अपने को असमर्थ पाता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में यह रोग है, चिंता है, विकार है, और वह उसके भावनात्मक रूप को भी परिलक्षित करता है। इसी तरह का एक और रोग है जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एक ऐसी स्थिति है जो किसी दर्दनाक और या भयानक घटना जैसे यौन या शारीरिक हमला, किसी प्रियजन की अप्रत्याशित मौत या प्राकृतिक आपदा के बाद विकसित हो सकती है। PTSD से पीड़ित लोगों के मन में अक्सर घटना के स्थायी और डरावने विचार और यादें आती हैं और वे भावनात्मक रूप से सुन्न हो जाते हैं। कई बार हम अखबार में इसको पढ़ते हैं कि किसी छोटी बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, तो यह घटना उसके मस्तिष्क पर इतना
आघात पहुंचाती है कि वो बात बात पर इस तरह से भय प्रकट करती है। इसलिए हम अगर लक्षणों की बात करें पीटीएसडी की, तो गंभीर दुर्घटनाएं, कार हादसा हो जाए, चोट या आग, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़, तूफान, शारीरिक या मानसिक शोषण जिसमें घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, युद्ध या आतंकवादी हमले हुए हैं, या प्रियजन की अचानक मौत हो गई है, या चिकित्सा आघात है, कठिन या लंबे इलाज का सामना करना पड़े, ये सब ऐसे लक्षण हैं जो व्यक्ति के मस्तिष्क में इस तरह का विकार उत्पन्न करते हैं कि वह सामान्य भावनात्मक व्यवहार और सामाजिक व्यवहार प्रकट नहीं कर पाता है। इसी तरह की एक और बीमारी की बात करें तो जुनूनी बाध्यकारी विकार, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी। इस बीमारी से ग्रसित लोग निरंतर विचारों या भय से ग्रस्त रहते हैं जो उन्हें कुछ अनुष्ठान या दिनचर्या करने के लिए प्रेरित करते हैं। परेशान करने वाले विचारों को जुनून कहा जाता है और अनुष्ठानों को मजबूरी कहा जाता है। इसका एक उदाहरण कीटाणुओं से अनावश्यक डर रखने वाला एक व्यक्ति जो लगातार अपने हाथ धोता रहता है, यह एक प्रकार की बीमारी है। कई बार हम देखते हैं किसी परिवार में पुरुष वो अपनी पत्नी को बार बार कि तुम्हारी साड़ी जो है वो ज़मीन के टच हो रही है, छू रही है, इसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया आ जाएंगे, इसलिए उसको ऊंचा रखो। हाथ को बार बार धोना है। कई बार व्यक्ति गले में कुछ खराश महसूस करके बार बार थूकने जैसी आदत, ये सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। बार बार गंदगी या संक्रमण का डर, बार बार चीज़ों को चेक करना। कई बार हम देखते हैं कक्षा में कोई विद्यार्थी बैठा, अगर इस प्रकार की बीमारी है तो वह टेबल कुर्सियों को गिनता रहता है, कभी लेफ्ट से, कभी राइट से, कभी आगे से, कभी पीछे से। इस तरह की जो बीमारी है हम कहते हैं ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। इसी तरह का एक और रोग है जिसे इम्पल्स कंट्रोल एंड एडिक्शन डिसऑर्डर, आवेग नियंत्रण और व्यसन विकार कहते हैं। इस प्रकार के विकार वाले लोग उन कार्यों को करने में या करने के आग्रह या आवेग का विरोध करने में असमर्थ होते हैं, तो उनके या दूसरों के हानिकारक हो सकते हैं। पायरोमिया आग लगाना, क्लेप्टोमेनिया चोरी करना और बाध्यकारी जुआ आवेग नियंत्रण विकारों के उदाहरण हैं। शराब और नशीली दवाएं लत की आम वस्तुएं हैं। इस तरह के लोग प्रायः इन विकारों से पीड़ित अपनी लत की वस्तुओं में इतने शामिल हो जाते हैं कि वे जिम्मेदारियों और रिश्तों को नज़रअंदाज करना शुरू करते हैं। कई बार हम इस तरह के ड्रग एडिक्शन के साथ जुड़ जाते हैं, एल्कोहल एडिक्शन के साथ जुड़ जाते हैं कि हमारे मस्तिष्क पर उसका प्रभाव और हम सामान्य व्यवहार नहीं कर पाते। कई बार हमारा मूड डिसऑर्डर हो जाता है, मनोदशा संबंधी विकार। इन विकारों को भावात्मक विकार भी कहा जाता है। इस तरह के विकार वाले लोग प्रायः लगातार उदासी की भावना या अत्यधिक खुशी महसूस करने की अवधि या अत्यधिक खुशी से अत्यधिक उदासी तक उतार चढ़ाव शामिल होते हैं। इस तरह की स्थिति को प्रकट करते हैं। सबसे आम मूड विकार अवसाद, द्विध्रुवी बाइपोलर विकार और साइक्लोमैथिक विकार है। कभी तो वो बहुत खुशी प्रकट करते हैं, कोई छोटी सी चीज़ मिल जाए, और कई बार कोई छोटी चीज़ चली जाए तो बहुत ज़्यादा उदास। इस तरह की उदासी और खुशी के बीच उसका जीवन चलता रहता है। यह एक प्रकार का मूड डिसऑर्डर है। इन सारे लक्षणों की, बीमारी के लक्षणों की बात करें तो अलग अलग व्यक्तियों में मानसिक बीमारी के अलग अलग लक्षण हैं। उदास या निराश महसूस करना, भ्रमित सोच या ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम होना, अत्यधिक भय या चिंता या अपराध, उतार चढ़ाव की अत्यधिक मूड, मित्रों और गतिविधियों से दूरी, अत्यधिक थकान, कम ऊर्जा, सोने में समस्या, वास्तविकता से अलगाव, व्योमा या मति भ्रम, दैनिक समस्याओं या तनाव से निपटने में असमर्थता, स्थितियों और लोगों को समझने और उनसे जुड़ने में परेशानी होना, शराब या नशीली दवाओं के उपयोग से समस्याएं, खान पान की आदतों में बड़े बदलाव, सेक्स ड्राइव बदल जाती है, अत्यधिक क्रोध, शत्रुता या हिंसा या आत्मघाती सोच। ये सारे के सारे वे लक्षण हैं जो अलग अलग रोगों में हमें दृष्टिगत होते हैं। जब मानसिक रोगों की बात करते हैं तो उनके कारण भी हैं। उनमें व्यावसायिक स्तर पर तनाव है, नगरीयकरण है, औद्योगिकरण है, निम्न आर्थिक स्थिति है, बेरोजगारी है,
सावयवी दशाएं हैं, वंशानुगत, जिनकी हमने चर्चा भाग 2 में की है। तो जब हम ये सारे रोगों की बात करते हैं तो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता के भी उत्तरदायित्व हैं। जो एक पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता है, उससे समाज अपेक्षा रखता है कि इन बीमारियों से उसे दूर करने में उसकी भूमिका हो। सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता का मूल कार्य ही समाज की समस्याओं के समाधान के प्रयास करना। वो पहला व्यक्ति है जो ऐसी परिस्थिति में रोगी और परिवार से संपर्क कर और फिर गहन व्यक्तिगत संपर्क से लेकर संपूर्ण उपचार योजना पर व्यावहारिक सलाह देने तक की कई प्रकार की सेवाएं प्रदान कर सकता है। रोगी का मार्गदर्शन देना सामाजिक कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह मनोचिकित्सक को रेफर कर सकता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं की कुछ कार्य की बात करें तो सेवन यानी इनटेक। सामाजिक कार्यकर्ता रोगी और उसके परिवारों को अस्पताल की सुविधाओं के बारे में जानकारी देना। मरीज के भर्ती होने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं में परिवार की मदद करना। एक ऐसी योजना बनाए जो अस्पताल में भर्ती होने को तत्कालिकता को कम कर सके, अर्थात वह उसको कुछ सलाह दे सके। परिवार के साथ एक रिश्ता शुरू होता है जो उपचार में उनके कार्यों को सुविधाजनक बनाएगा और अस्पताल योजना को बढ़ावा देगा, अर्थात वह उसे कई तरह से ज्ञान देकर अगर संभव हो तो रोग को दूर करने में भी उसकी अपनी भूमिका हो सकती है। फिर वह स्वागत, रोगी को उसके अस्पताल में भर्ती होने को स्वीकार करने और अस्पताल की चिकित्सीय क्षमता का अधिकतम उपयोग करने में मदद करने की प्रक्रिया, अर्थात उसे अस्पताल तक पहुंचाने में और वहां विभिन्न प्रकार से सेवा करके अपना योगदान कर सकता है। निदान भी कर सकता है। डायग्नोसिस की बात करें, रोगी के विकार का कारण, क्योंकि सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में वह इन सारी बातों को प्राप्त कर चुका है, सीख चुका है। निर्धारित करने के लिए उसकी स्थिति का विश्लेषण करने की प्रक्रिया, इसमें शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तथ्यों का संग्रह और विश्लेषण शामिल है। सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक इतिहास प्राप्त करता है, अर्थात उसकी हिस्ट्री जानेगा, जिससे जानकारी के संबंध तथ्य प्राप्त हो सकें ताकि वह उपचार में उसकी भूमिका सकारात्मक हो। उपचार की बात करें तो रोगियों को सामान्य कार्य प्रणाली में बहाल करने के लिए उपचारात्मक मामलों को लागू करने की प्रक्रिया, मनोचिकित्सक रोगी के सामाजिक संबंधों को मजबूत करने और मानसिक विकार में योगदान देने वाली पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के लिए प्रत्यक्ष कार्य और उसके जीवन में महत्वपूर्ण लोगों दोनों के साथ मनोरोग सामाजिक कार्य के कौशल का उपयोग कर सकता है। और फिर साथ में कन्वीनियंस या पूर्व सुविधा, सामाजिक कार्यकर्ता रोगी को अस्पताल में उसके परिवार और समुदाय के साथ उसके भविष्य के संबंधों को जारी करने के संबंध में संभावित दुविधा से निपटने में मदद करता है। यहाँ कार्यकर्ता अतिरिक्त वित्तीय आधार पर उन्हीं समस्याओं के लिए सहायता प्रदान करना जारी रखेगा जिसके लिए पूर्व आरोग्य सहायता निर्देशित की गई है, अर्थात वह उन सारे कार्यों को करने में सक्षम नहीं है क्योंकि वह कुछ कार्यों को ही करेगा। तो उन सारे कार्यों की उसे जानकारी है और वह उस रोगी के उपचार के संबंध में मार्गदर्शन करके उचित सलाह देने का कार्य करेगा। अर्थात जब रोग होते हैं तो सामाजिक कार्यकर्ता की अपनी भूमिका है। सारांश हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक स्वास्थ्य को एक अपेक्षाकृत स्थायी स्थिति के रूप में परिभाषित किया है जिसमें व्यक्ति अच्छी तरह से समायोजित है, जीने का उत्साह रखता है और आत्म साक्षात्कार या आत्म मूल्यांकन प्राप्त करता रहता है। इसमें मानसिक मनोरोग, विकार, न्यूरोसिस, हल्के मानसिक विकार पर भी एक प्रकार का रोग है जिससे व्यक्ति वास्तविकता के संपर्क में रहता है और उसकी अंतर्दृष्टि बरकरार रहती है, अर्थात वो समय समय पर उन सारे के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। मानसिक रोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनेक प्रकार के और अनेक कारणों से होते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता ऐसी स्थिति में अपने अनुभव एवं शिक्षा के माध्यम से उसको सही सलाह देकर सकारात्मक योगदान कर सकता है। अर्थात सामाजिक कार्यकर्ता का मूल उत्तरदायित्व यह है कि उन समस्त रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करे,
उन रोगों के लक्षणों को समझे और उसे उपचार के संबंध में वह सही परिप्रेक्ष्य में निर्देशित करे, जिससे समाज में व्याप्त समस्या के निराकरण में उसकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। समाज कार्यकर्ता जब इन समस्त रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य भी समाज के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य है। जब शरीर में कई प्रकार के रोग होते हैं तो व्यक्ति समाज में कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाता है। उसी प्रकार से मानसिक रोग भी जब व्यक्ति को होता है, और आजकल हम देखते हैं पार्किंसंस एक बहुत गंभीर रोग वृद्धावस्था में होने लगा है। इसका मूल कारण यह है कि वृद्धावस्था में मस्तिष्क में जो रासायनिक तत्व हैं उनकी क्रियाशीलता कम होती है, या बार बार तनाव समाज में होने पर एक प्रकार का रोग जब होता है, तो ऐसी स्थिति में भी समाज कार्यकर्ता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम जानते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता की जो व्यवहारिक उपयोगिता है वह इस संदर्भ में है कि वह रोग के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करे, और हम देखते हैं कि आजकल न्यूरोसिस, साइकोसोमेटिक, मेंटल डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर जैसे बहुत सारे रोग हैं जो समाज में बहुत आम हो रहे हैं। अगर हम साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में जाकर पता करें या उसका विश्लेषण करें समाज कार्यकर्ता के रूप में, तो हमको लगता है कि प्रतिदिन अनेक ऐसे रोगी आते हैं जो इस प्रकार के रोगों से संबंधित होते हैं। जब हम साइकेट्रिक डिपार्टमेंट मनोचिकित्सा विभाग में जाते हैं तो हमको लगता है कई रोगी ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि मेरे मस्तिष्क में बहुत तनाव है, मेरा सर बहुत दुख रहा है, मेरा मन काम करने में नहीं लगता है, मैं यह काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा मूड ठीक नहीं रहता है, मैं बात बात में चिड़चिड़ापन महसूस करता हूँ। ये सारी की सारी ऐसी गतिविधियाँ हैं जो एक आम व्यक्ति को इसलिए प्रभावित करती हैं क्योंकि उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो उसका सामाजिक भावनात्मक रूप भी स्वस्थ नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवश्यकता है कि हम उन समस्त रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, उन लक्षणों को समझें, और समाज कार्यकर्ता उन परिवारों के साथ संबंध स्थापित करके मेंटल डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमा डिसऑर्डर जैसी कुछ घटनाएं जो आम हैं उसके संबंध में व्यवस्थित जानकारी प्राप्त कर उचित मार्गदर्शन करे, और अगर आवश्यकता हो तो ऐसे रोगी को अस्पताल तक पहुंचाने में और उसकी सेवा शुश्रूषा करने में भी उसकी अपनी भूमिका हो सकती है। तो सामाजिक कार्यकर्ता लक्षणों को पहचाने, रोगों के संबंध में जानकारी प्राप्त करें, यह उसका सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है, और उपचार और सलाह देना उसका व्यवहारिक पक्ष है। इन समस्त पक्षों की बात करें तभी हम व्यक्ति को सब स्वस्थ बना सकते हैं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। और आज समाज में जो एक आम रोग प्रस्फुटित हुआ है मानसिक रोग के रूप में, उसको रोकने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।